सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में लहासा की ओर रचना के बारे में जाना था, जिसमें आपने प्रथम मॉड्यूल में राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा उनके यात्रा वृत्तांत से संबंधित बातों को जाना था कि वे किस प्रकार से तिब्बत की यात्रा पर निकले थे और नेपाल के रास्ते से होकर के गए। तो उसी की अगली कड़ी में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। राहुल सांस्कृत्यायन जी ने एक बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अर्थात जब तक जीवन है तब तक यात्रा कर लो, फिर ये जीवन आने वाला नहीं है। तो उसी कड़ी में लेखक आगे कहता है कि जब वह लहासा की तरफ बढ़ा तो उसे इस यात्रा के दौरान उसका जो साथी सुमति, वे दो लोग भिखारी के वेश में वहाँ जा रहे थे। तब भी उन्हें थोंगला के आखिरी गांव में सुमत के जान पहचान वाले मिल गए। यद्यपि वे लोग वेशभूषा में जा रहे थे, लेकिन वहाँ उनके कुछ जान पहचान के सुमत के लोग मिल गए। सुमति और लेखक दोनों क्या थे? आपस में मित्र थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए एक घर में अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से लौटे तब भिखारी के वेश में नहीं, भद्र यात्री के वेश में थे। यानी कि जब वे 5 साल पहले गए थे तब वे भिखारी के वेश में गए थे, तो उनका बड़ा ही आदर सत्कार हुआ था। लेकिन आते समय वे कैसे थे? एक भद्र यात्री के, बड़े अच्छे यात्री के रूप में थे, लेकिन उनका सम्मान अब की बार नहीं हुआ। फिर भी किसी के ना रहने के लिए जगह नहीं दी गई, उन्हें सबसे गरीब झोपड़े में रहना पड़ा। यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर निर्भर था, क्योंकि वे शाम को मदिरा पीकर अपने होश हवास खो बैठते थे। तो लोग जब मदिरा पान कर लेते थे तो उस समय किसी के भी बारे में लोग ज़्यादा नहीं सोचते थे, इसलिए जाते समय तो उनका मान सम्मान हुआ, लेकिन आते समय उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग शाम को क्या करते हैं? मदिरा पान कर लेते हैं। लेखक आगे कहता है कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित डाँड़ा खतरनाक स्थल होता है। डाँड़ा वह स्थान है जहाँ पर कोई मनुष्य दिखाई ना पड़े और बहुत ऊंचाई पर जो स्थित हो। तो 16-17 हज़ार की फीट की ऊंचाई पर डाँड़ा खतरनाक स्थल होता है। यहाँ मीलों तक कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता है। यह डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर न कोई आने वाला न कोई जाने वाला है, इसलिए डाकुओं को वहाँ पर रहने में बड़ी ही आसानी होती थी। वहाँ पुलिस भी नहीं जाती थी। ये पहले व्यक्ति को मार देते हैं, कौन? डाकू, और बाद में उसे लूटते हैं। चाकू बंदूक रखना यहाँ के लोगों के लिए आम बात है। अर्थात जो भी यहाँ पर लोग रहते हैं डाँड़े पर, वे चाकू बंदूक इत्यादि विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से पूरा लैस रहते हैं। इस प्रकार लेखक कहता है कि वहाँ कोई इस तरह का कानून नहीं है कि कौन व्यक्ति हथियार रख सकता है, कौन व्यक्ति हथियार नहीं रख सकता। तो वहाँ के लोग पहले व्यक्ति को मार देते, फिर उसको क्या करते थे? लूटते थे। लेखक कहता है कि सरकार भी यहाँ पर पुलिस खर्चा नहीं करती। वहाँ की जो सरकार है वह भी पुलिस पर खर्चा ज़्यादा नहीं करती है कि यहाँ पर क्या करेंगे करके, चूँकि डाकू डकैत ये लोग अपने मन का ही काम करेंगे, कितना भी प्रयास करेंगे उनको खोज नहीं पाएंगे जंगलों में। तो इस प्रकार की मनसा सरकार के अंदर भी बन गई थी। लेखक और सुमति को जहाँ भी खतरा लगता वे टोपी उतार कर भीख मांगने लगते। क्या करते थे वे लोग? जहाँ इनको खतरा दिखाई पड़ता था भीख मांगने लगते थे। और अगले दिन दोनों को लंगकोर पहुँचना था। लंगकोर एक स्थान है, तो वहाँ पर पहुँचना था। दोपहर के वे दाँड़े पहुँचे और दाहिनी तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ थीं। पहाड़ नंगे थे, ना बर्फ थी और ना हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर डाँड़े के देवता का मंदिर था, जिसे पत्थरों, सिंहों व रंग बिरंगी झाड़ियों से सजाया गया था। कहने का आशय यह है कि जो डाँड़े का देवता होता है उसके मंदिर को बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया था। कहीं सिंहों से तो कहीं रंग बिरंगे झाड़ियों से तो कहीं पत्थरों से उसको सजाया गया था। तो आज इतना ही। अब हम कार्य प्रपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय
वह द्रव्येश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, ऐसा क्यों? आपका दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय में तिब्बत के हथियार कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? आपका तीसरा प्रश्न है, तिब्बत में डांडे किसे कहा गया है? इन्हें खतरनाक क्यों कहा गया है? तिब्बत में डांडे किसे कहा गया है? इन्हें खतरनाक क्यों कहा गया है? आपका चौथा प्रश्न है, तिब्बत में हथियार के कानून की क्या व्यवस्था है? तिब्बत में हथियार के कानून की क्या व्यवस्था है? तो आज बस इतना ही। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।